तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने केस बनेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखे थे कि कितना केस बन रहा है, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी पहले देख लेते हैं कि कितना केस बन रहा है, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें भी 2 केस बन रहा है। एक यहाँ पे बन रहा है कि लेस देन इज इक्वल टू 3, तो लेस देन के लिए एक बन जाएगा और एक इक्वल के लिए बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक केस बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में मेरे पास 2 केस बन रहा है। 2 केस क्यों बन रहा है? क्योंकि एक ग्रेटर देन है और एक इक्वल टू है, ठीक। तो यहाँ पे 2 केस, यहाँ पे 1 केस, यहाँ पे 3 केस, यहाँ पे 2 केस, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास टोटल 5 केस। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास 5 केस बन रहा है। तो चलिए पहले सारे केसों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट मेरे पास क्या बन रहा है? केस फर्स्ट मेरे पास बन रहा है x इज लेस देन -3। ये मेरा पहला केस बन रहा है। दूसरा केस मेरा क्या बन रहा है? इसमें दूसरा केस ये मेरा बन रहा है कि x इज इक्वल टू -3, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या बन रहा है? तीसरा केस तो यहाँ पे बस -3 और यहाँ पे x और यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 3, ठीक। तो यहाँ पे एक तीसरा केस ये बन गया। चौथा केस यहाँ बनेगा x ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास टोटल 5 केस बने हैं। यहाँ ये 2 सेकेंड केस, ये मेरे पास थर्ड केस और ये मेरे पास फोर्थ केस और ये मेरे पास 5 केस। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 5 केस बने हैं, ठीक है। तो इन पांचों केस को हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए मेरा फंक्शन क्या रहेगा? मॉडुलस x प्लस 3। इज इक्वल टू के लिए भी मेरे पास क्या फंक्शन रहेगा? इज इक्वल टू के लिए भी मेरे पास क्या फंक्शन रहेगा? इज इक्वल टू के लिए भी मेरे पास मॉडुलस x प्लस 3 रहेगा, ठीक है। और तीसरे के लिए जो सेकेंड है इसका, और तीसरे के लिए जो ये तीसरा है उसके लिए फंक्शन -2x रहेगा। और जो मेरा फोर्थ केस के लिए, जो मेरा फोर्थ केस है, इसके लिए मेरे पास फंक्शन रहेगा 6x प्लस 2। और जो मेरे पास फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस में भी जो मेरे पास फंक्शन रहेगा, वो फिफ्थ केस में मेरे पास देखिए इसमें और इसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो मेरे पास केस फर्स्ट में और केस थर्ड में और केस फोर्थ में फंक्शन की वैल्यू इसी सब में आएगी, लेकिन केस सेकेंड और केस फिफ्थ में मेरी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मॉडुलस x जो है, मॉडुलस x कांस्टेंट है और प्लस 3 जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हम पढ़े हैं कि जब f मेरे पास कांस्टेंट है और इनका सम f भी कांस्टेंट है और मेरे पास g भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका जो सम आएगा वो मेरे पास कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। f ये मेरे पास जब ये मेरे पास कांस्टेंट है और ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये हम जानते हैं कि इनका सम जो आएगा वो मेरे पास कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन पहला फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस यहाँ पे हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट फॉर ऑल x लेस देन -3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, केस फर्स्ट फॉर ऑल x इज लेस देन -3, ठीक है, फॉर ऑल लेस देन -3। तो जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में सी को हम एक रियल नंबर मान के आगे सॉल्व करते थे, उसी तरह इसमें भी लेट सी बी अ रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मेरी फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो फंक्शन मेरे पास क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास है मॉडुलस x प्लस 3, थोड़ा ऊपर करते हैं, मॉडुलस x प्लस 3, ये मेरी फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे मॉडुलस x प्लस 3, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 3। तो इसको देखिए हम इसको डायरेक्ट भी हम इस तरह लिख भी सकते हैं, अपने लैंग्वेज में इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है ये मेरा कंटिन्यूअस है। देखिए इसको डायरेक्ट इस तरह से बता सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख कर बता सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या कहते हैं कि 5 केस
केस दी हुई है, इन पांचों केस को सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या कहते हैं, केस फर्स्ट पे है, तो हम इसको डायरेक्ट अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। देखिए कुछ इस तरह से इसको लिख देते हैं। इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सिंस मॉडुलस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, मतलब इसके लिए, मतलब ये मतलब एक्स मॉडुलस प्लस 3 इस सारे के लिए, इन सारे के लिए मेरे पास ऑल रियल नंबर है, ठीक है, ऑल रियल नंबर है। एंड 3 जो है, एंड जो मेरे पास 3 है, ये 3 इज आ मेरा पास 3 क्या है, 3 इज मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, 3 मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, और यहाँ पे लिख देंगे इसलिए सो सम, इनका सम जब करेंगे, सम ऑफ मॉडुलस एक्स एंड 3 इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल एक्स इज लेस देन -3 के लिए, x इज लेस देन -3 के लिए ये मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। तो कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तब भी मेरे पास ये जो फंक्शन है वो मेरे पास कंटिन्यूअस रहेगा, और डायरेक्ट इस तरह अपनी लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, इस तरह लिख देते हैं, तब भी मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ से पढ़ने पे मालूम चल जाएगा कि ये मेरा कंटिन्यूअस रहेगा। इस तरह भी लिख देंगे तो आप टीचर जब पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये मेरा केस फर्स्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे केस सेकेंड में हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -3। तो देखिए इसको हमें जो है कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे केस सेकेंड, ठीक है। तो चलिए इसका केस सेकेंड क्या था, इसका केस सेकेंड ये था x इज इक्वल टू -3, केस सेकेंड मेरा ये था, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए, इसको हम बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जब इक्वल टू रहता है तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू इसके लिए भी मेरे फंक्शन जो है यही रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी इज इक्वल टू के लिए भी मेरे पास फंक्शन यही दिया हुआ, तो ये फंक्शन लिख लेते हैं हम, मॉडुलस x प्लस का 3, मॉडुलस x प्लस 3 लिखेंगे हैं, ठीक है। अब x की जगह हमें क्या लिखना है, x की जगह -3 लिखना है। तो यहाँ पे f -3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरा मॉडुलस -3 प्लस का 3। तो देखिए ये मॉडुलस के अंदर -3 है, बाहर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे मेरे पास 3, तो 3 + 3 6, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब हम इसका निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3, और थोड़ी सी छोटी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास मॉडुलस x प्लस 3। तो यहाँ पे लिख देंगे मॉडुलस x प्लस 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3, ठीक है, मॉडुलस के अंदर, और मॉडुलस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन है, ऊपर माइनस साइन है, तो इसके इस साइड ही, मतलब कि इसके अभी अंदर ही रहना है। जब यहाँ पे प्लस साइन होगा तो इसके बाहर अभी ये चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक, इसी क्वेश्चन में। तो -3 + 3, तो यहाँ पे जब मॉडुलस के बाहर आएगा ये, तो देखिए मॉडुलस के जब, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है,
यहाँ पे जब हमारे पास माइनस, यहाँ पे मेरे पास जब -3 है, ठीक है, -3 के ऊपर जब मेरे पास माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस थोड़ी सी छोटी, तब उसके लिए मेरे पास यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसको अभी हटा दीजिए, यहाँ पे हमारे पास लेना पड़ेगा अभी, पहले तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3, फिर यहाँ पे माइनस से थोड़ी सी छोटी, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में लिए हैं उस तरह यहाँ पे भी h ले लेंगे, ठीक है। और h मेरा क्या ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे दिखा देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो है वो मेरे पास h मेरा ये दिखा रहा है कि h जो है वो मेरा 0 है, यहाँ पर ये ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास प्लस का 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3, फिर इसके बाद यहाँ पे मॉडुलस लग गया मेरा, और यहाँ पे मॉडुलस लग गया। फिर इसके बाद देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू -3 और h की जगह हमारे पास क्या ट्रेंड कर रहे हैं यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस लगाने के बाद यहाँ प्लस का 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 और -0, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस के अंदर -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 में से माइनस करेंगे 0, तो मेरे पास आ जाएगा -3, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3, तो -3 तो माइनस साइन इससे बाहर जब आएगा, -3 जब यहाँ से बाहर मेरे पास आएगा, -3 मॉडुलस के जब बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 + 3 मेरे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 6। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरे पास 6 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास 6 आ गई। अब हमें देखिए, अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 + 3 के ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा के लिए यहाँ प्लस लगा दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, f(x), जैसे इसमें लिखे थे वैसे इसमें भी लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। अब देखिए, अब थोड़े से ज़्यादा के लिए यहाँ पे तो हमारे जो था, यहाँ पे जो था मेरा, यहाँ पे ये कम के लिए था, x, ये देखिए x लेस देन इज इक्वल टू -3, मतलब कम के लिए मेरे पास क्या था, मतलब इस साइड में मेरे पास था मॉडुलस x + 3, मतलब कम के लिए मेरे पास मॉडुलस x + 3। अब यहाँ पे मेरे पास प्लस लग गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाएंगे तो इससे बाहर निकल जाएगा मॉडुलस x + 3, अभी इस साइड आना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन में हम इस साइड चल रहे थे। अब मॉडुलस x + 3, अब थोड़ा सा प्लस साइन लग गया, तो थोड़ा सा हमें इधर जाना पड़ेगा, इस साइड। अब हमें इस साइड जाना पड़ेगा, इस साइड जब हमें जाना पड़ेगा, इस साइड हमें जब जाना पड़ेगा, तब तो हमारे पास अब हम दूसरा देखना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कुछ दूसरी आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आ सकती है, देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरे पास, तो थोड़ा सा ज़्यादा के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, -2x, तो यहाँ पे मेरे पास अब लिखा जाएगा -2x, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी सी ज़्यादा के लिए मेरे पास क्या था, 2x था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे -2x। यही चीज़ हमें ध्यान दे रहा है, क्योंकि यही चीज़ आपको बार बार बता रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू इसमें चेंज होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा x टेंड्स टू -3 और यहाँ पे प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास x जो है वो मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3, और थोड़ी सी बड़ी के लिए, थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ी सी बड़ी के लिए हमें यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का h, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ट्रेंड करा देते हैं कि h जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस h जो है वो ट्रेंड कर रहा है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 0, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 6, यहाँ पे आ गया मेरे पास 6 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 6, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे आ जाए लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ पे -f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x) इज इक्वल टू f-3, ये तीनों जो है मेरी इक्वल आ गई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस f इज कंटिन्यूअस
फॉर एक्स इज इक्वल टू -3 के लिए भी ये मेरे पास कंटिन्यूअस है। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा सेकेंड केस था वो भी मेरा कंटिन्यूअस आ गया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस थर्ड भी देखिए, हम यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये चीज़ हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये मेरी पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ पे ये चीज़ हम कह सकते हैं, जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तब ये हम कह सकते हैं कि ये जो इसका मेरा वो रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वो भी इसका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये जब मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, तो ऑल रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू -2x, इसका जो वैल्यू था यही था ना, एफ एक्स की वैल्यू थी मेरी एफ एक्स का जो फंक्शन था वो मेरा था -2x केस थर्ड के लिए। केस थर्ड में ये चीज़ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम देख के बता सकते हैं कि ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये मेरा कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। तो बस यहाँ पे हम डायरेक्ट बस वही लिख देंगे कि एफ इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस फिर लिखेंगे हेंस लिखेंगे फिर हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस, एफ इज अ कंटिन्यूअस एफ इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। तो फॉर लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑल -3। ठीक है, यहाँ पे x फिर यहाँ पे 3। तो इसके लिए भी मेरे पास जो है, इसके लिए भी मेरे पास, जब सबके लिए रियल नंबर है तो इसके लिए भी रियल नंबर है, तो ये मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो मेरा केस थर्ड भी इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं बस लिखकर अपनी लैंग्वेज में। तो इसका हम आते हैं केस फोर्थ पे। तो इसकी केस फोर्थ है, केस फोर्थ। ठीक, केस फोर्थ इसकी क्या है, केस फोर्थ में ये है मेरे पास, यहाँ पे भी मेरे पास है फॉर ऑल x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 3। तो ये भी मेरा क्या है, ये मेरा एक्स ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि ये भी मेरा पॉलिनोमियल, ये मेरा जो इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x+2। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ से यही चीज़ जो ऊपर लिखी है वही चीज़ लिख देंगे। केस फोर्थ में मेरे पास यही ना था, x ग्रेटर देन 3। ठीक है, केस फोर्थ में मेरे पास था x ग्रेटर देन 3 और इसके फंक्शन था 6x+2। तो ये मेरा जो 6x+2 है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यही चीज़ इसमें भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। फॉर ऑल यहाँ पे क्या इसका है, x ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए भी x ग्रेटर देन 3 के लिए भी मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x ग्रेटर देन 3। तो ये मेरा फोर्थ केस भी कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस फिफ्थ यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मेरी जो है केस फिफ्थ है। केस फिफ्थ में हमें इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इज इक्वल टू 3 है। तो इसके लिए इसका फंक्शन क्या है, इसके लिए इसका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x+2। ठीक है, 6x+2 है। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो f और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3+2। तो 6 3 18, 18+2 मेरे पास हो जाएगा 20। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ गया 20 आ गया। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा x टेंड्स टू 3 पे 3 के इस साइड, 3 के जो है मेरे 3 के इस साइड जाना है अब। ठीक है, 3 के इस साइड मतलब 3 से छोटी के लिए, 3 से छोटी के 3 से मतलब कि 3 से छोटे के लिए मेरे पास क्या है, 3 से छोटे के लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 से छोटे के लिए देखिए, यहीं पे हम बोल रहे थे कि फंक्शन चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम देखे हैं 3 से छोटे के लिए, तो 3 से छोटे मेरे पास यहाँ है। तो 3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे, तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा -2x। 3 से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन हो जाएगा -2x। यहाँ पर तो 3 से बड़े के लिए फंक्शन था, यहाँ पर तो छोटे के लिए फंक्शन है नहीं। यहाँ तो ये ग्रेटर देन है, तो ये बड़े के लिए था। बड़े के लिए अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे मेरा रॉन्ग हो जाता है। इसी चीज़ को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को जल्दी में करने में ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर ध्यान नहीं देते हैं तो यही चीज़ गलती हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में जब इज इक्वल टू रहता है यहाँ पे,
तो यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये छोटे है, एक्स लेस देन 3 है यहाँ पे, तो लेस देन के लिए मेरे पास क्या था, -2x था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एफ एक्स। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 से थोड़ा सा छोटा में मेरे पास थोड़ा सा छोटा में मेरे पास यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है -2x, तो यहाँ पे लिख देंगे -2x। ठीक है, -2x, तो अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, अब यहाँ पे जो चीज़ है उस चीज़ को हम फिल कर देते हैं। तो लिमिट एस, जैसे यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, और x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम 3 रख देंगे, तो x की जगह यहाँ पे हम 3 रख देंगे। ठीक है, और 3 से थोड़ी सी छोटी, अब इसमें 3 से थोड़ी सी छोटी, तो 3 से थोड़ी सी छोटी के लिए इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें हमें जैसे बाकी क्वेश्चन में h ले रहे थे उस तरह अब इसमें हम h ले लेंगे, तो ये मेरे पास हो गया h। तो यहाँ पे h क्या ट्रेंड कर रहा है, h जो है वो ट्रेंड कर रहा है 0 को। ठीक है, तो h जो है यहाँ पे मेरा वो 0 है, तो बस यहाँ पे सिंपली बस लिख देंगे -2, और यहाँ पे लिख देंगे 3 - 0 इज इक्वल टू -6। तो देखिए यहाँ पे तो यहीं से हमें मालूम चल गया कि ये फंक्शन जो है वो मेरा डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आई थी 20 और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आई थी -6। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला, यहाँ से हमें ये मालूम चल गया कि ये जो फंक्शन है वो मेरा डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालने पर हमें मालूम चल गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो एक और बचा है, हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल ही देते हैं। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं, यहीं से यहाँ से भी चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 + 3 से अब थोड़ा सा बड़ा, 3 से बड़ा के लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, 3 से बड़ा के लिए 6x + 2, तो यही मेरे पास लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन लिमिट, अब इसका फंक्शन क्या लिखेंगे, x टेंस टू 3 प्लस के लिए हमारे पास लिखा जाएगा 6x + 2, 6x + 2 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 3 लिखा जाएगा, 3 से थोड़े बड़े के लिए प्लस का h, और यहाँ पे प्लस का 2। h क्या ट्रेंड कर रहा है यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h जो है वो मेरा 0, तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा, और यहाँ पे इंटू का 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 + 0, तो मेरे पास 3 में 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास 3 हो जाएगा, 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 मेरे पास 18 हो जाएगा, 18 में 2 ऐड कर देंगे तो मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 20 आ गया, तो बस अब यहाँ से हम ये चीज़ लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ी सी छोटी एफ एक्स, यहाँ पर बस अब लिख देंगे कि ये दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ही नहीं इक्वल है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू और ये राइट हैंड लिमिट, ये तीनों मतलब तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, मतलब मेरी फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ पे एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन, तो बस यहाँ पे लिख देंगे hence point of discontinuity is x is equal to 3। x इज इक्वल टू 3 के लिए ये जो मेरी फंक्शन है वो मेरी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 7th भी हेलो एवरीवन, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5th का एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो 5.1 में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। जैसे कि बाकी क्वेश्चन 1 से लेकर 6, 7, 8 में हम जो 6, 7 में हम बताए हैं वैसा ही इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। ठीक, तो चलिए हम इसको चालू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम आपको नंबर लाइन पे बताते हैं। जैसे इसका मतलब ये है, इस नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x के इस साइड में ये जो 0 है ये मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। या तो मेरे पास x इज मेरे पास या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या तो मेरे पास x इज लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है,
एक्स इज लेस देन 0 होना चाहिए, या तो मेरे पास एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, या तो इस साइड होना चाहिए, पॉजिटिव साइड होना चाहिए, मतलब एक्स जो ये तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ का होना चाहिए साइड के, या तो निगेटिव साइड की तरफ का होना चाहिए। अगर इधर जाएंगे तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, और इधर जाएंगे तो मेरे पास नेगेटिव आएगा। यहाँ पे अगर जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 आएगा, और यहाँ पे जाएंगे तो मेरे पास आएगा -1 -2 -3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो x है वो 0 नहीं होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब यही था। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में भी मेरे पास 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट तो मेरा ये हो गया, एक्स इज लेस देन 0, और दूसरा केस ये हो गया एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक केस ये, दो केस ये हो गया, और एक्स इज इक्वल टू 0, तीसरा केस ये हो गया। ठीक, तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो पॉजिटिव साइड की तरफ, और एक बार पॉजिटिव साइड की तरफ का लेके करेंगे, एक बार नेगेटिव साइड की तरफ का लेके करेंगे। ठीक है, सॉल्व एक्स इज लेस देन 0 लेके करेंगे, और एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेके करेंगे। ठीक, तो ये इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे मॉडुलस एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले मॉडुलस एक्स की डिफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। तो मॉडुलस एक्स की डिफिनेशन मेरे पास होती है, मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स लेस देन 0 जब रहेगा तब यहाँ पे हम माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, और जब मेरे पास एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा तब यहाँ पे हम प्लस का एक्स लेंगे। ठीक है, मॉडुलस एक्स का मतलब ये है कि जब हम नेगेटिव साइड का लेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स लेंगे, और जब हम पॉजिटिव साइड का लेंगे तब हम यहाँ पे एक्स लेंगे सिर्फ। ठीक है, और एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0 लेंगे तब माइनस एक्स, और एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तब मेरे पास एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी मॉडुलस एक्स की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होता है ये भी हम बता दिए, और यहाँ पे मॉडुलस एक्स क्या है ये भी हम बता दिए। ठीक है, जब हम नेगेटिव साइड की तरफ का लेके करेंगे तब माइनस एक्स रखेंगे, और जब हम पॉजिटिव साइड की तरफ का लेके करेंगे तब हम एक्स रखेंगे। ठीक, तो ये इसका भी मतलब बता दिए आपको, अब इसका ये मतलब बता दिए। अब जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे सिंपली अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3 केस बने हैं मेरे पास। तो सबसे पहले एक्स इज ग्रेटर देन लेके कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद एक्स इज लेस देन लेके करेंगे। सबसे पहले एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट में हम ग्रेटर देन लेके कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड का तो मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव की तरफ का है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा दिए हैं। ठीक, उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर। सी मेरा क्या है, एक रियल नंबर है, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में लिए हैं। सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम फंक्शन ले लेते हैं अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन। देखिए मेरे पास दोनों में लेस देन के लिए भी यही फंक्शन रहेगा और ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन रहेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा एक्स डिटर्मिनेंट अपान में एक्स। ठीक है, एक्स डिटर्मिनेंट अपान में एक्स मेरे पास हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मतलब इस साइड की तरफ का ले रहे हैं, तो इस साइड की तरफ का ले रहे हैं, तो मेरे पास फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है वो मेरे पास एक्स जो मॉडुलस एक्स है वो मेरे पास एक्स हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स हो जाएगा। ग्रेटर देन के लिए मेरे पास एक्स था और लेस देन के लिए मेरे पास माइनस एक्स था। तो यहाँ पे जो मॉडुलस एक्स है वो यहाँ पे हो जाएगा मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्स, और यहाँ पे एक्स है तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे एक्स कट जाएगा, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास जब फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मेरा कांस्टेंट है, तो ये हम कह सकते हैं एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसलिए ये जो मेरी क्वेश्चन है वो मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एफ इज अ
एफ इज अ कांस्टेंट, जो ये 1 है वो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। सो इसलिए एफ इज अ मेरे पास ये जो मेरा एफ जो है, ये जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा जो क्वेश्चन था वो कंटिन्यूअस हो गया। फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो भी वो भी 1 आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं जब मेरे पास यही आ गया है, ये आ गया है 1, तो वो भी 1 आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आएगा, और राइट हैंड लिमिट भी 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मेरा कंटिन्यूअस होगा एफ, क्योंकि एफ जो है वो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड केस। ठीक है, तो सेकंड केस सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड केस। तो केस सेकंड में हम लेस देन लेंगे, ये वाला लेंगे लेस देन। तो यहाँ पे लिखेंगे केस सेकंड में मेरे पास हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 0। तो लेस देन के लिए मतलब इस साइड, मेरे पास इस साइड, लेस देन के लिए मतलब इस साइड, तो इस साइड के लिए मेरे पास यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव साइड का हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, इसके लिए भी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए और लेस देन के लिए दोनों इक्वल थी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी मॉडुलस एक्स अपान एक्स हो गया। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे लेस देन है, मतलब निगेटिव साइन के लिए अब लेना है, तो निगेटिव साइन के लिए मॉडुलस एक्स मेरे पास क्या हो जाता है, मॉडुलस एक्स मेरे पास हो जाएगा माइनस का एक्स। निगेटिव साइन के मतलब लेस देन के लिए मेरे पास माइनस एक्स हो गया है, मॉडुलस एक्स जो है वो माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडुलस एक्स है उसे हम माइनस का एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये दोनों घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है माइनस का 1। तो यहाँ पे ये भी मेरा कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो -1, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो -1। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एफ इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू 0। अरे सॉरी, एक्स लेस देन 0। ठीक है, एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से देखिए केस फर्स्ट में भी मेरे पास कंटिन्यूअस आया है, केस सेकेंड में भी मेरे पास कंटिन्यूअस आया है, डिसकंटिन्यूटी अभी मेरे पास नहीं आई है। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्व करना है केस इसका थर्ड। देखिए केस थर्ड को हम पूरा लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। क्योंकि इसमें देखिए एक्स इज इक्वल टू 0, सीधा मेरे पास दे दिया है कि एक्स जो है वो मेरा 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सीधा जब दिया है तो हम इसका अब हम इसका सॉल्व कर, तो देखिए अब हम इसका सॉल्व करेंगे केस थर्ड में मेरे पास क्या था, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0, एक्स जो है मेरा 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए निकालते हैं इसमें अब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स। ठीक, उसके बाद हम लिमिट निकाल लेते, फंक्शन रख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पे मेरे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरे पास है मॉडुलस x अपान x। तो यहाँ पे हम फंक्शन रख देंगे मॉडुलस x अपान x। ठीक है, उसके बाद मॉडुलस x अपान x के बाद अब देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 माइनस है तो यहाँ पे 0 रख के आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास,
यहाँ पे जीरो, एक्स की जगह हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ठीक है। और यहाँ पे जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, जीरो से सबसे थोड़ी सी छोटी के लिए हम हर क्वेश्चन में जैसे कि एच रख रहे थे वैसे इसमें भी एच रख देंगे, ठीक है, और मॉडुलस लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, तो यहाँ पर भी हम जीरो में एच माइनस कर देंगे। यहाँ मॉडुलस नहीं है तो यहाँ मॉडुलस नहीं लगाएंगे। और जो एक्स है, एक्स यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। एच जो है वो मेरा जीरो है, ठीक है, एच जो है वो मेरा जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे इस चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये मेरा हो गया यहाँ तक। अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब जितना ये सॉल्व होता है उतना हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो मेरे पास देखिए, अब सॉरी यहाँ पे अभी नहीं रखेंगे, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट, सॉरी यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जीरो माइनस एच, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का एच, और जीरो माइनस एच तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का एच। देखिए जीरो माइनस एच, जीरो में से माइनस एच करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस एच आएगा, ठीक है। तो ये मॉडुलस में है तो इसको मॉडुलस लगा देते हैं, और जीरो में से माइनस एच करेंगे तो मेरे पास माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी हम जैसे आगे सॉल्व कर रहे थे वैसे इसमें भी कर देंगे, अभी यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच जो है वो मेरा जीरो है, ठीक। उसके बाद ये कि यहाँ से अब इसको मॉडुलस में से माइनस एच जब बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब एच को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक। उसके बाद देखिए माइनस एच को जब हम बाहर निकालेंगे, मॉडुलस से माइनस एच को जब बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का एच हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का एच हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस एच है तो ये मेरा माइनस ही एच रह जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अब एच और माइनस एच जब मेरे पास कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच माइनस एच कटेगा तो कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ गई माइनस वन, ठीक। अब हम निकालते हैं अपना राइट हैंड लिमिट। तो चलिए अब हम देखिए जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होता रहता है तब तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो मॉडुलस से हम मॉडुलस से जीरो माइनस एच किए हैं तो मेरे पास आया माइनस एच, और जीरो माइनस एच किए हैं तो यहाँ पे भी मेरे पास आया है माइनस का एच। ये मेरा मॉडुलस में था और ये मेरा मॉडुलस में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे नीचे भी माइनस एच आया है, तो एच से एच कटा है तो यहाँ पे आ गया है माइनस का वन, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, देखिए यहाँ पे हम लेस देन के लिए भी मेरे पास मॉडुलस एक्स अपन एक्स था, और लेस देन के लिए भी था, और ग्रेटर देन के लिए भी मेरे पास यही चीज़ था, यही फंक्शन थी, ठीक है। लेस देन के लिए भी मेरे पास मॉडुलस एक्स अपन एक्स था, और ग्रेटर देन के लिए भी मेरे पास मॉडुलस एक्स अपन एक्स था। तो दोनों में हम इसी का यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये वही चीज़ लेंगे, मॉडुलस एक्स अपन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट फंक्शन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन मेरे पास क्या है, मॉडुलस एक्स अपन एक्स, फंक्शन क्या है मेरे पास, मॉडुलस एक्स अपन एक्स। तो यहाँ पे मॉडुलस एक्स अपन एक्स ले लिए, ठीक। अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जीरो, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, थोड़ी सी बड़ी के लिए बाकी क्वेश्चन में जैसे हम एच लिए हैं वैसे इसमें भी एच ले लेंगे, और नीचे भी मेरे पास एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा जीरो प्लस एच, और यहाँ पे मेरे पास मॉडुलस है तो मॉडुलस दिखा देंगे, और एच दिखा देंगे, एच जो है मेरे पास टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, तो यहाँ पे लिमिट लिख के वो भी चीज़ दिखा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। एच जो है वो मेरा ट्रेंड कर रहा है जीरो की तरफ, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद अभी ये एक स्टेप और अभी सॉल्व होगा, तो इसको हम एक स्टेप और आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, तो मेरे पास यहाँ पे जीरो में प्लस करेंगे एच तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एच, ठीक है, एच आ जाएगा, और मॉडुलस से हम बाहर निकाल दिए डायरेक्टली, यहाँ पे हम मॉडुलस से बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है, मॉडुलस से बाहर निकाल लिए यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जीरो प्लस, वैसे भी मॉडुलस से बाहर निकालते तो प्लस में आता है, वैसे भी मेरे पास प्लस में आया है, और जीरो प्लस एच, तो ये मेरे पास प्लस में है तो वैसे भी यहाँ पे एच लिखा जाएगा, ठीक है। और एच जो अब यहाँ पे दिखा देते हैं, लिमिट एच जो है वो मेरे पास टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब एच से एच कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वन, तो एच से एच कटा तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया वन। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आई थी जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी माइनस वन, और मेरे पास राइट हैंड लिमिट आई है वन। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है वो मेरा डिसकंटिन्यूटी हो गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मेरा जो ये पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये मेरी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू
x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट का सिंबल लगा दिए हैं, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, एक्स 0 माइनस और एक्स 0 प्लस एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे फंक्शन भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे नहीं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हम ये चीज़ लिख दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हैंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी एक्स टेंस टू एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये मेरी पॉइंट जो है वो मेरे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9th। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाले भी क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूटी बताना है। ठीक, तो चलिए जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए हैं वैसे ही इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। इसमें हमें सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर ये 9 है। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक्स लेस देन 0 के लिए मेरे पास फंक्शन है एक्स अपान मॉडुलस एक्स, और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए मेरे पास फंक्शन है माइनस का 1। चलिए इसमें भी मेरे पास 3 केस बनेंगे, एक केस लेस देन के लिए, एक केस ग्रेटर देन के लिए, एक केस इज इक्वल टू के लिए। ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बस इसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, इसमें यहाँ पे 0 दे दिया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पे 0 दिया हुआ था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें मेरे पास 1 दे दिया हुआ है। सारी चीज़ वही है, सब उसी तरह, मतलब वही स्टेप लगेगा, तो सब चीज़ वही है, उसी तरह सॉल्व भी होगा ये। तो चलिए इसमें भी 3 केस बनेंगे जैसे उसमें 3 केस बने थे। तो यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट फॉर ऑल एक्स एक्स लेस देन 0। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, लेस देन के लिए यहाँ पे मेरे पास छोटी साइज में छोटी वैल्यू लेना है, मतलब इस साइड आना है 0, फिर 0 के बाद आना है -1 पे, -1 के बाद आना है -2 पे। तो यहाँ पे मेरे पास निगेटिव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें अब इसको भी इसमें भी मेरे पास मॉडुलस है, तो जैसे हम मॉडुलस का डिफिनीशन बताए थे क्वेश्चन नंबर 8 में, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है एक्स अपान मॉडुलस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपान मॉडुलस एक्स। और जब हम पढ़े थे अपने इसमें मॉडुलस की जब डिफिनीशन हम लिखे थे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो उसमें हम बताए थे कि जब मेरे पास एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 रहता है तब मेरे पास जो मॉडुलस रहता है वो माइनस का एक्स हो जाता है। ये चीज़ हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का एक्स हो जाएगा मॉडुलस एक्स, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास मॉडुलस एक्स है तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का एक्स हो जाएगा। ये चीज़ हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों जब कटेगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस कहाँ से आ जाएगा ये चीज़ हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे बाई द डिफिनीशन ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन से हम यहाँ पे x को -x यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, अब हम देखिए, अब यहाँ से मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। ठीक है, जब -1 आ गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। बस यही लाइन हम लिख देंगे, सिंस f is a constant।
एक्स लेस देन जीरो के लिए ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, और एफ इज आ कांस्टेंट फंक्शन। जो ये मेरा -1 है वो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का मेरा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकंड केस, क्योंकि इसमें भी मेरे पास 3 केस बने हैं। तो जो सेकंड केस रहेंगे वो मेरे ग्रेटर देन रहेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस सेकंड मेरे पास क्या है? केस सेकंड है मेरे पास केस सेकंड, यहाँ पे देख लीजिए। केस सेकंड के लिए मेरा क्या था? एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मेरे पास था -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स से बड़ी के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से सारा बड़े में मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? जीरो से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि -1 दे दिया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -1 हो जा रहा है, मेरा -1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि एफ इज देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम सेम टू सेम यही चीज आ गया है मेरा। तो यहाँ से बस सिंस एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। बस सिंपली यही चीज लिख देंगे। देखिए मेरा सब घुमा फिरा के यही चीज आ गया है। जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मेरी -1 आएगी। ठीक है, -1 आएगी, तो डायरेक्ट हम यही कर सकते हैं, डायरेक्ट यही चीज तो मेरी आई है। देखिए जब x इज ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो मेरे पास फंक्शन क्या था? 1 था, तो यहाँ पे -1 इक्वल टू -1 आ जाएगा मेरा। ठीक, तो यहाँ पे बस सिंपली वही लिख देंगे कि यहाँ पे यही चीज लिख देते हैं, यहाँ पे भी यही चीज लिख देते हैं कि f इज आ मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन, हेंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी मेरे पास ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, और एफ फंक्शन की वैल्यू जो मेरे आ गई है -1, तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास ये भी हो गया कंटिन्यूअस। एकदम सेम टू सेम यही केस बना है। यहाँ पे केस जो फर्स्ट था वही केस सेकंड भी बना है, तो यहाँ पे भी मेरा ये कंटिन्यूअस हो गया है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे केस थर्ड मेरा क्या बनेगा? x इज इक्वल टू जीरो के लिए मेरी फंक्शन क्या रहेगी? x इज इक्वल टू जीरो के लिए मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है -1। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम केस थर्ड लिख देते हैं। केस थर्ड फॉर ऑल x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है मेरे पास? -1। ठीक है, तो जीरो के लिए मेरे पास फंक्शन था एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए मेरे पास फंक्शन था -1। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ जीरो के लिए मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, -1 आ गया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू तो आ गई मेरे पास -1। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो से थोड़ी सी छोटी, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अपान मॉडुलस एक्स। ठीक है, एक्स से थोड़ी सी छोटी के लिए मेरे पास क्या था? एक्स से छोटी के लिए मेरे पास था एक्स अपान मॉडुलस एक्स। इसी चीज़ को हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब इज इक्वल टू रहता है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। देखिए जब छोटा रहेगा तो मेरे पास एक्स अपान मॉडुलस एक्स लिखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लिए एक्स अपान मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अपान मॉडुलस एक्स कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है? एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। ठीक, अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट
यहाँ पे मेरे पास x की जगह 0 रखा जाएगा, यहाँ पे 0 रखा जाएगा, तो मेरे पास 0 से थोड़ी छोटे के लिए मेरे पास h लिया जाएगा, तो h किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे x की जगह हम 0 रख दिए हैं, 0 माइनस, और ठीक है x की जगह हम क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। ठीक, और उस पर थोड़ा सा माइनस है, थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ी सी छोटी के लिए हमें यहाँ पे ले लिया हमने h लेने के बाद अब हम आते हैं अपने नीचे, तो यहाँ पे मेरे पास मॉडुलस x है, तो यहाँ पे देखिए 0 लेंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी छोटी के लिए हम h ले लेंगे। ठीक है, माइनस h ले लेंगे, यहाँ पे मॉडुलस है तो मॉडुलस लगा देंगे। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट 0 जो है, अरे h जो है वो 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे h इक्वल टू h टेंड टू 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 माइनस h, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का h। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 0 माइनस h, तो यहाँ पे मॉडुलस से जब बाहर निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे h। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास -1। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट 0 से यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन, अब देखिए 0 से थोड़ी सी बड़ी के लिए हम क्या लेंगे, 0 से थोड़ी सी बड़ी के लिए देखिए अब यहाँ पे आते हैं, तो 0 से मतलब ग्रेटर देन, 0 से थोड़ी सी बड़ी के लिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन लेंगे -1। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हम अपनी फंक्शन लेते हैं -1, तो यहाँ पे लेंगे हम -1, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे ले लेंगे -1। तो ये देखिए ये मेरा कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 सीधा सीधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -1 आया है, यहाँ पे -1 आया है, यहाँ पे -1 आया है, फंक्शन की वैल्यू -1 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है, और राइट हैंड लिमिट -1 आई है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसमें जो इस क्वेश्चन में है डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे so there is no point of continuity, no point of discontinuity, sorry continuity नहीं discontinuity, discontinuity। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बताना है, डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, नो डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताना था। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसमें सब -1 तीनों सेम आया है, तो ये नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सब पॉइंट में मेरे पास नो डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट हो गया।